अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारे आज का जो लेक्चर है ये सेल सिग्नलिंग का जो लेक्चर नंबर 2 है, जो स्टार्ट हो रहा है पेप्टाइड हार्मोन्स एंड कैटेकोल अमाइन्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर पेप्टाइड हार्मोन्स एंड कैटेकोल अमाइन्स। तो डियर स्टूडेंट, पेप्टाइड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। उसका मतलब ये हुआ कि पेप्टाइड हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जिनकी जो बेसिक जो कन्फर्मेशन है या जो कंपोज़िशन है उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि कैटेकोल अमाइन्स आर हार्मोन्स व्हिच आर मेड बाय आवर एड्रिनल ग्लैंड्स एंड व्हिच आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ आवर किडनीज़। और ये जो कैटेकोल अमाइन्स हैं, ये डिराइव्ड होते हैं एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जिसका नाम है टायरोसिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेप्टाइड हर इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में और कैटेकोल अमाइन्स के बारे में। स्लाइड नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट दैट as we know organism must be able to respond instantly to many changes in their internal or external environment. Such rapid responses are corresponded through peptide hormones and catecholamines. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसने जो रिस्पॉन्ड करना होता है अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी जो चेंजेस आती हैं और वो जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है वो किसके थ्रू करता है, वो इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू करता है जो पेप्टाइड हार्मोन्स हो सकते हैं या कैटेकोल अमाइंस हो सकते हैं। Signaling cells that produce these hormones or neurotransmitter which are stored in secretory vesicle just under plasma membrane. तो ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन के फॉर्म में या न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, ये सिग्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे सेक्रेटरी वेसिकल में स्टोर होते हैं। सो सप्लाई ऑफ stored preformed signaling molecules will take 1 day in case of peptide hormones, while several days in case of catecholamines. All peptide hormones, including insulin and ACTH, ACTH stand for adrenocorticotropic hormone. ये वो हार्मोन है जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है ACTH, are synthesized as a part of longer propeptide cleaved by a specific protease to generate active molecule. Just after this, it is transported to a secretory vesicle. जैसे ये प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए सेक्रेटरी वेसिकल की तरफ। स्लाइड नंबर 2। स्लाइड नंबर 2 में सबसे पहले फिगर आती है, जो हम नेक्स्ट जैसे वो आएगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फर्दर stimulation of signaling cell by a peptide hormone catecholamine cause immediate exocytosis of the peptide hormone in surrounding medium और blood। कि जब वो सिग्नल आते हैं वो जो स्टिमुलेट होते हैं, जो सेल्स अपने सिग्नल स्टिमुलेट करता है किस प्रोसेस के जरिए करता है, थ्रू वही जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स थे या कैटेकोल अमाइन्स थे, ये इमीडिएट एक्सोसाइटोसिस करते हैं। मतलब ये है कि इनकी जो रिलीज हो जाती है, एक होता है एंडोसाइटोसिस एंड एक होता है एक्सोसाइटोसिस। आई होप यू विल नो अबाउट दीज टू थिंग। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स या जो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं ये इमीडिएट रिलीज हो जाते हैं, जो सराउंडिंग मीडियम हो जहाँ पे ये ज़रूरत है, या चाहे वो ब्लड भी हो सकता है या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हो सकती है, तो वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो जब ये रिलीज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, signaling cells are also stimulated to synthesize the hormone and replenish the cell supply। एक तो वहां पे वो रिलीज होते हैं, उसके साथ साथ यही जो सेल्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन में, और अगर वहां पे किसी और चीज की कमी है तो उसकी रिप्लेनिश में भी, उसकी सप्लाई में भी ये अपना रोल प्रॉपर प्ले करते हैं। Release of peptide hormone persists in the blood for only seconds or minutes before being degraded by blood and tissue proteases। जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जैसे ही ये रिलीज होते हैं तो ये एक कुछ सेकंड या 1 मिनट तक के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद ये खुद ब खुद डिग्रेड हो जाते हैं डिफरेंट प्रोटीएजेस के थ्रू। प्रोटीएजेस
का मतलब ये होता है कि प्रोटीएजेज़ वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ये इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो यूनिफ़ॉर्मिटी है वो प्रोटीन से है, तो इसलिए वो प्रोटीएजेज़ इनको खुद ब खुद डिग्रेड कर जाते हैं। जबकि जो हमने कैटेकोल अमाइन्स का डिस्कस किया था, तो कैटेकोल अमाइन्स आर इनएक्टिवेटेड बाय डिफरेंट एंजाइम टेकन अप बाय स्पेसिफिक सेल। तो उनको कौन इनएक्टिवेट करता है, डिफरेंट एंजाइम रोल प्ले करते हैं, जो स्पेसिफिक सेल उसको अपटेक करते हैं, तो डिफरेंट एंजाइम इनको इनएक्टिवेट करने में रोल प्ले करते हैं। और इनका जो इनिशियल एक्शन ऑफ दिस सिग्नलिंग सब्सटेंस ऑन टारगेट सेल आल्सो लास्ट ओनली सेकंड्स पर और मिनट्स। तो इनका जो एक्शन होता है वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो कुछ सेकंड्स या मिनट हो सकता है। अब हम स्लाइड नंबर 3 पे आ गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस फिगर को डिस्कस करेंगे। दैट फिगर इज़ 17.25। तो स्टूडेंट इस फिगर में हम डिस्कस ये करेंगे प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स इन द कॉन्स्टिट्यूटिव एंड रेगुलेटेड सेक्रीशन पाथवे। ओवरऑल दो पाथवे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और रेगुलेटेड सेक्रीशन पाथवे। इससे पहले प्रोटियोलिटिक का मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है, प्रोटीन की जो लाइसिस होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, तो वो हम इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इन दो प्रोसेस के जरिए कि कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन कैसे होती है और रेगुलेटेड सिक्रीशन कैसे होती है प्रोटीन्स की। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशंस। तो स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन वो होती है इज वन ऑफ द पाथवे बाय व्हिच प्रोटीन्स कैन बी secreted और ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द सेल। In constitutive secretion, proteins are secreted from a cell continuously regardless of external factors or signals. तो इसमें मेन जो ये चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि इसमें जो प्रोटीन की जो सिक्रीशन होती है उसमें रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर और सिग्नल, जो एक्सटर्नल फैक्टर या सिग्नल होता है उस पे को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। जबकि रेगुलेटेड सिक्रीशन क्या होती हैं कि ये वो secretion है, regulated secretion proteins are secreted from a cell in large amount when a specific signal is detected by the cell। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलेटेड सिक्रीशन तब होती है जब स्पेसिफिक सेल किसी स्पेसिफिक सिग्नल को डिटेक्ट करता है। तो इस जो ये हमारे पास जो 2 एग्ज़ाम्पल हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन की और रेगुलेटेड सिक्रीशन की, तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीटेड प्रोटीन जिसमें जो मेन प्रोटीन है वो अल्बुमिन की जो रेगुलेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो द प्रोसेसिंग ऑफ pro-albumin and pro-insulin is a typical of the constitutive and regulated pathway. The endoproteases that function in such processing cleave C-terminal to sequence of two consecutive basic amino acid। तो एंडोप्रोटियासिस का मतलब ये है कि वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और अटैक कहाँ करता है, जो पॉलीपेप्टाइड की जो इनसाइड अंदर वाली चेन पे अटैक करता है उसको कहते हैं एंडोप्रोटियासिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक को फिगर को हम कंसीडर करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो एक पूरा ये प्रो अल्बुमिन है। प्रो अल्बुमिन का मतलब ये है कि ये वो प्रोटीन है जिसे हम प्रो प्रोटीन्स कहते हैं। प्रो प्रोटीन वो होती है कि जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब प्रो प्रोटीन वो उस पूरी प्रोसेस हो जाती है तो एक्टिव प्रोटीन यहाँ से क्या आती है फिर अल्बुमिन। अल्बुमिन इज द एक्टिव प्रोटीन। तो ये कैसे होता है, इसमें अगर आप पिक्चर में आप थोड़ा-सा कंसंट्रेट करें, द एंडोप्रोटियासेस फ्यूरीन एक्ट्स ऑन द प्रिकर्सर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटेड प्रोटीन। तो ये प्रो अल्बुमिन में आप देख रहे हैं कि ये जो फ्यूरीन एंडोप्रोटियासेस है, ये अर्जिनिन अर्जिनिन के साथ ही यहाँ पे अटैक कर रही है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये 2 अमाइनो एसिड जो अर्जिनिन के 2 अमाइनो एसिड्स आप यहाँ पे कट करता है फ्यूरीन एंडोप्रोटियासेस, उसको स्प्लाइस कर देता है और जिसके बाद प्रो अल्बुमिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव प्रोटीन में, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अल्बुमिन। ये जो ग्रीन में आप देख रही हैं आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो रेगुलेशन है इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटेड प्रोटीन। व्हाइल आप फिगर बी में देखें जिसमें रेगुलेटेड सेक्रेटेड प्रोटीन्स की बात की जा रही है, इसमें सेम उसी तरह आप देखते हैं कि एंडोप्रोटियासिस इन 2 डिफरेंट तरह ये एक प्रो इंसुलिन है। जिस तरह हमने ऊपर प्रो अल्बुमिन की बात की, प्रो अल्बुमिन कन्वर्ट
एक्टिव फॉर्म में एल्बुमिन में आ जाता है, तो यहाँ पे जो प्रो इंसुलिन है, तो जब ये एक प्रिकर्सर है इंसुलिन प्रोटीन का, तो जब ये पूरी प्रोसेस होगी, जो इसकी जो एक्टिव फॉर्म में होगी, जो फंक्शनिंग प्रॉपर करेगी, वो होगी इंसुलिन। तो इसकी रेगुलेशन ऐसे होती है कि प्रो इंसुलिन अगर आप फिगर में देखते हैं, तो दो प्रोटीएजेज हैं, एक का नाम है पीसी टू एंड पीसी टू एंडोप्रोटीएजेज, ये आपको रेड में नजर आ रहा होगा, और राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो पीसी टू इंडोप्रोटीएजेज, ये दो प्रोटी एंजाइम्स हैं जो इसको एक्ट करेंगे on the precursor of regulated secreted protein. The final processing of many such protein is catalyzed by a carboxypeptide that sequentially remove two basic amino acid residue at the C terminus of a polypeptide. तो फाइनल जो इसकी जो प्रोसेसिंग होगी, आप नीचे वाली थोड़ा सा नीचे डायग्राम में देखें, तो एक कार्बोक्सी पेप्टाइड्स है जो कट करेगी, सीक्वेंसली ऐसे कट करेगी कि उस सीक्वेंसली रिमूव टू बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। तो अगर आप देख लें कि सीक्वेंसली दो जो अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज हैं, ये जो आर्जिनिन आर्जिनिन है, इनको कट करेगी तो उसको एक्टिव फॉर्म में ले आएगी। तो हिंस अगर आप, मैं इसको समराइज यूं करता हूं कि प्रो इंसुलिन पे एक जो इसकी जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, आप देख रहे हैं, तो इसमें दो एंजाइम आके ऐड करते हैं। एक एंजाइम का नाम है पीसी3 इंडोप्रोटीएज और दूसरे का नाम है पीसी2 इंडोप्रोटीएज। जब ये दो स्पेसिफिक जगह पे कट करते हैं, तो ये जो सी पोर्शन आपको नजर आ रहा है लाइसिन और आर्जिनिन वाला, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव हो जाता है, तो उसके बाद दूसरे जो दो पार्ट रह जाते हैं इसके, एक है बी, आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ए। तो इसमें जो बी पोर्शन है, उसमें अभी तक आर्जिनिन के जो रेजिड्यूज हैं वो मौजूद हैं, जिसको कार्बोक्सी पेप्टाइड कट करता है। जब इसको कट करता है, तो आर्जिनिन के दोनों रेजिड्यूज रिमूव हो जाते हैं, जिसके बाद बी और ए पोर्शन आपस में मिल जाते हैं, जो एक्टिव प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन में अपना रोल प्ले करते हैं। अब इस तरह ये प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाती है इन तीन डिफरेंट एंजाइम की प्रोसेसिंग की वजह से, किस में, इंसुलिन। Thus, in slide 4, thus the catecholamines and some peptide hormones mediate short responses that are terminated by their own degradation. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों सिग्नलिंग मॉलिक्यूल थे, कैटिकोल एनमाइंस और पेप्टाइड हार्मोन्स, इनका जो रिस्पॉन्स होता है, जो एक्शन होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है। उसकी रीज़न ये है कि एक्शन के बाद, शॉर्ट टाइम के बाद, ये खुद ब खुद, जैसे हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया था, ये खुद ब खुद डिग्रेड हो जाता है बाय देयर ओन एक्शन। Now we are going to start steroid hormones and thyroxine. Steroid hormones are synthesized from cholesterol. तो सबसे जो मेन चीज़ आपको याद रखने वाली है कि कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हो, उसका जो प्रिकर्सर कह लें, कि जो बेसिकली जो उसकी जो सिंथेसिस है, वो हमेशा एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हम फिगर बाद में इसकी जब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी डिस्कशन करेंगे, देखेंगे डिटेल से कि ये कैसे सिंथेसाइज होता है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेरॉइड, ये जो हार्मोन्स कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। Steroid producing cell like those in adrenal cortex store a small supply of hormone precursor but none of the mature active hormone. तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं, बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। और ये हार्मोन्स, इनके जो प्रिकर्सर वहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन बट नन ऑफ द मैच्योर एक्टिव हार्मोन, कि इनमें कोई भी एक्टिव हार्मोन वहाँ पे नहीं पाया जाता, इनका सिर्फ और सिर्फ प्रिकर्सर वहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे ही सिग्नल मिलता है ऑन स्टिमुलेशन, द सेल कन्वर्ट द प्रिकर्सर टू एक्टिव मॉलिक्यूल। जैसे ही सेल अपना सिग्नल ट्रांसफॉर्म करता है कि इसको वो चीज़ रिक्वायर है, तो वो क्या करता है, उसको वो अपनी वो कन्वर्ट कर देता है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को एक्टिव फॉर्म में। अब हम स्लाइड 5 में देखते हैं कि ओवरऑल जनरली हम ये देख रहे हैं कि ये एक डायग्राम में आपको एक मेज़, 2 डायग्राम है। लेफ्ट साइड पे आपको एक मेज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ ए पार्ट, एंड राइट साइड पे बी पार्ट है।
तो सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल, ये हम जनरली देख रहे हैं कि कुछ जो केमिकल जो रिएक्शन है वो पूरे सेल में कैसे हो रहे हैं। About 500 common metabolic reactions are shown diagrammatically with each chemical species represented by a filled circle। तो आप लेफ्ट साइड पे ये जो आपको देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है, इसमें 500 के करीब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन नजर आ रहे हैं, जिसमें जितने भी जो फील्ड सर्कल्स हैं वो किसी स्पीशी को मेंशन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। The centrally placed reactions of the glycolytic pathway and the citric cycles are shown in red। तो अगर आप ये देखते हैं कि जो सेंटर में आपको ये रेड लाइन में नजर आ रहा है जो पूरा पाथवे है, तो इसमें आपको ग्लाइकोलिटिक पाथवे और सिट्रिक एसिड साइकिल शो हो रहा होगा, जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं रिस्पिरेशन वगैरह में, कि जो पूरा जो क्रेब्स साइकिल काम करता है ग्लाइकोलिसिस का पाथ करता है। A typical mammalian cell synthesize more than 10,000 different proteins, a major proportion of which are enzyme, कि उनमें जो मेजर पोर्शन है वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं। इन द आर्बिट्रेरली सिलेक्टेड सेगमेंट ऑफ दिस मेटाबॉलिक मेज, अगर आपको जो नजर आ रही है, जो येलो पोर्शन जो शेडेड नजर आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जैसे हमने पीछे जिक्र किया था कि स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, तो यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जितना भी ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, इसकी जो सिंथेसिस हो रही है वो किससे हो रही है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से इसकी सिंथेसिस हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे डिटेल से देखते हैं, टू द राइट एंड बिलो द मेज दिस सेगमेंट इज शोन इन द डिटेल इन एनलार्जमेंट। तो अगर आप देख रहे हैं तो राइट साइड पे आपको ये डिटेल से ये आपको सारी पिक्चर नजर आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, तीन मॉलिक्यूल जब एसिटाइल को एंजाइम ए के मिल जाते हैं और उसमें से को एंजाइम ए जब रिएक्शन प्रोसेस होता है तो को एंजाइम ए रिलीज होता है। जैसे ही को एंजाइम ए रिलीज होता है तो उससे क्या बनता है? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए। उसके बाद दोबारा कोएंजाइम में फिर रिमूव होता है और रिड्यूसिंग पावर यूज होती है NADPH की, जिससे क्या बनता है? मेवेलोन बन जाता है। फर्दर इसी तरह ये रिएक्शन चलता है, तो आगे डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते जाते हैं। डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते बनते आप देख रहे हैं कि सबसे एंड में क्या बन जाता है? कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो हिंस इससे हमें ये पता चला कि जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है वो किससे मिलके बनता है? तीन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए से मिलके बनता है। उसके बाद स्लाइड नंबर 6 पे आ जाएँ। इसमें हम क्या देख रहे हैं? स्लाइड नंबर 6 में ये देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंड बेसिक स्टीरॉयड हार्मोन स्ट्रक्चर। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्या है और जो बेसिक स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स आप ये कोलेस्ट्रॉल में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 डिफरेंट रिंग्स बने हुए, ए, बी, सी, डी। ये ए से डी तक 4 डिफरेंट स्टीरोल रिंग्स, ये चारों जितने भी रिंग्स हैं ये स्टीरोल रिंग्स कहलाए जाते हैं। अगर आप फिर इसकी अगर आप देखते हैं, और जब ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है, इसके जो अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो कार्बन एटम्स आर नंबर फ्रॉम 1 टू 21। ये आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर यहाँ पे इनकी नंबरिंग की गई है कि 1 से लेके 21 नंबर तक ये कार्बन नंबरिंग है। और इनकी जो नंबरिंग है हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम रिंग ए रिंग से स्टार्ट होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ए रिंग से यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है। नोट दैट द एस्ट्रीन ग्रुप हैज 18 कार्बन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें नीचे आके देखें जो बेसिक स्टीरॉयड हार्मोन का स्ट्रक्चर है, तो आप फर्स्ट में देखते हैं तो ये एस्टीरेन ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो एस्टीरेन ग्रुप है, ये जो उसकी जो ये इसमें कितने कार्बन है? 18 ग्रुप, 18 कार्बन से मिलके बनता है। और स्टीरेन ग्रुप का जो स्टीरॉयड हार्मोन है उसको कहते हैं एस्ट्राडायोल। आगे हम इनकी पढ़ेंगे, ये हार्मोन, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स की टाइप हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब ये जो एस्ट्राडायोल है ये 18 कार्बन कंपाउंड से मिलके बनता है। सॉरी, ये मैं पहले 17 बोल चुका था, ये दिस इज 18 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद आप देखते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो एग्जांपल है 19 कार्बन वाले स्टीरॉयड हार्मोन की, जिसे क्या कहते हैं? एंड्रोस्ट्रेन ग्रुप। इसमें जो बेसिक ग्रुप पाया जाता है वो कौन सा होता है? एंड्रोस्ट्रेन ग्रुप।
जबकि उसके बाद अगर आप और राइट साइड पे जाएँ तो 2 डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, जिनके जो बेसिक जिनमें जो ग्रुप पाया जाता है दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड एज़ प्रेग्नेन एंड दिस इज़ इनमें जो कार्बन एटम होते हैं, वो जो कार्बन नंबर पाए जाते हैं, वो 21। तो प्रेग्नेन ग्रुप कितने कार्बन से मिलके बनता है? 21 कार्बन से। जिसमें जो 2 एग्ज़ाम्पल आप ऊपर देख रहे हैं, 2 डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन है, एक को कहते हैं कॉर्टिसोल और दूसरे को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। स्लाइड नंबर 7 पे आ जाएँ। स्लाइड नंबर 7 पे अगर आप देखते हैं, तो ये है टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस का पाथवे। टेस्टोस्टेरोन ये फिगर 14.5 अगर आप देखते हैं, तो ये पाथवे ऑफ टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेसिस है। अगर आप इसमें थोड़ा डिटेल से देखें, तो इसमें आपको नज़र आएगा द पाथवे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर इज़ कॉल्ड द डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन पाथवे, ठीक है? और द पाथवे ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन पाथवे। तो जो राइट साइड पे उसको प्रोजेस्टेरोन पाथवे कहते हैं। दो डिफरेंट पाथवे आपको नजर आ रहे हैं। द स्टेरिक इंडिकेट्स दैट द 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंड 17 20 लाइज एक्टिविटी रिजाइड्स इन अ सिंगल प्रोटीन। तो जो स्टेरिक आपको 2 डिफरेंट एंजाइम पे नज़र आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन दोनों एंजाइम की जो एक्टिविटी है, वो एक ही प्रोटीन में पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? P450C17। तो आप अब हम देखते हैं कि इनकी सिंथेसिस टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टॉप लेफ्ट पे देखें, तो एक मॉलिक्यूल है दैट इज़ का जैसे हमने पीछे प्रेग्नेन ग्रुप पढ़ा था, ठीक है? तो सेम इसी तरह ये वही प्रेग्निलोन मॉलिक्यूल है जो कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में। अगर आप इस फर्स्ट ऑफ ऑल का आप देखें, तो ये राइट साइड पे कन्वर्ट किस में होता है? प्रोजेस्टेरोन में। और एंजाइम कौन सा रोल प्ले कर रहा है? 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है? प्रेग्निलोन एंजाइम है, ये कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है? सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको वर्टिकली देख रहे हैं। दोनों जो पाथवे हैं हम इसको वर्टिकली देख लेते हैं कि जो पहला पाथवे लेफ्ट साइड पे प्रेग्निलोन कन्वर्ट होता है एंजाइम, जब उसमें जो एंजाइम ये जो आपको शेडेड पोर्शन में नज़र आ रहे हैं, दीज आर ऑल एंजाइम। तो वो एंजाइम है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो जब ये एंजाइम अपना एक्शन रोल अपना काम करता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है इसको 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेगनेनिलोन में। फर्दर एक और एंजाइम करता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? 1720 लाइएज। तो ये 1720 लाइएज इसको किस में कन्वर्ट करता है? ये जो 1720 लाइएज है, इसको कन्वर्ट करता है डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन में। फर्दर ये जो डिहाइड्रो एपीसेंट्रोन है, एक और एंजाइम जो आपको नजर आ रहा है, ये उसकी जैसे 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज ये सही कन्वर्ट हो जाता है। ये अगर आपको नजर आ रहा है एंड्रोस्टिनिडायोल। जब ये तो एक एंड्रोस्टिनिडायोल कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो लेफ्ट साइड का जो पाथवे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे भी रिएक्शन चलता रहता है। फर्दर क्या होता है कि प्रेग्निनोलोन कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में। तो अगर आप देखते हैं, तो इसमें एंजाइम कौन सा रोल प्ले कर रहा है? ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है 17, ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, तो इसमें ये रोल एंजाइम प्ले करता है। और उसके साथ जो आइसोमेरेज होता है, ये दोनों एंजाइम आपस में मिलके फंक्शन रोल प्ले करते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन में। उसके साथ-साथ प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है, राइट साइड वाला हम अभी पाथवे देखना चाह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में, व्हिच इज फर्दर कन्वर्टेड बाय एन एंजाइम 1720 लाइएज इनटू एंड्रोस्टिनोडायोन। और फिर वो एंड्रोस्टिनोडायोन एक और एंजाइम 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज की वजह से कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। तो ये ओवरऑल इसकी सिंथेसिस थी। इसके बाद इन दोनों पाथवे में आप देख रहे होंगे कि वर्टिकली के साथ साथ ओरिजेंटली भी
एरो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये पाथवे ऐसे भी चल सकता है। तो ये जो दोनों जिस तरह हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, ऊपर प्रेग्नेलोन कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरोन में, नीचे आप डिफरेंट जो देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो सेकंड लास्ट हम देखते हैं डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन कन्वर्ट हो जाता है एंड्रोस्टिनोडायोन में। तो और वो एंजाइम कौन सा होगा? ये जो सेंटर में जो एंजाइम आपको नजर आ रहा है हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज में। तो इस तरह ओवरऑल जो टेस्टोस्टेरोन की जो सिंथेसिस होती है, इसमें ये डिफरेंट पाथवे अपना रोल प्ले करते रहते हैं, और ये जो डिफरेंट रोल अब एंजाइम्स हैं ये अपना ऐसे रोल कन्वर्जन में अपना रोल प्ले करते रहते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड नंबर 8 पे आ गए हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर 42.6 देखेंगे, जिसमें क्या हो रहा है कि डायहाइड्रोस्टेरोन इज फॉर्म फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन थ्रू एक्शन ऑफ द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज। तो स्टूडेंट हम यहाँ यहाँ पे फर्दर अब टेस्टोस्टेरोन हमारे पास प्रोड्यूस हो चुका है, फर्दर उससे आगे उसकी क्या होती है, क्या बनता है? तो इसमें आप डायग्राम में देखते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन 4 रिंग वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये कन्वर्ट हो जाता है डायहाइड्रोस्टेरोन में, जिसे डीएचटी कहते हैं, और इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है, उस एंजाइम को कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। और इसमें जो रिड्यूसिंग पावर की जो पावर प्रोड्यूस यूज़ हो रही है, वो किसकी हो रही है? एनएडीपीएच की। तो इस तरह टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं फिगर 14.7, जिसमें हम बायोसिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजेंस देखेंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले कि हम आगे जाएं, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट आर एस्ट्रोजेंस। आप जानते होंगे कि एस्ट्रोजन इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, बेसिकली दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स हैं, इनका जो जनरली रोल है वो क्या है? फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये उसमें रोल प्ले करता है। और ओवरऑल जो एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं या हार्मोन्स हैं, देयर आर थ्री मेजर एंडोजीनस इन एस्ट्रोजेंस इन फीमेल दैट हैव एस्ट्रोजेनिक हार्मोनल एक्टिविटी। तो 3 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं एस्ट्रोजन में। वो कौन कौन से हैं? एस्ट्रॉन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रियोल। अगर आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपको नजर आ रहा है ब्लू में, एस्ट्रॉन E1, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा राइट साइड पे एस्ट्राडायोल, और तीसरा एस्ट्रॉन के नीचे एस्ट्रियोल। तो ओवरऑल ये जो 3 एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी हम बायोसिंथेसिस देखते हैं कि इनकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी, क्योंकि स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं, तो कोई भी स्टेरॉइड्स हार्मोन हमेशा किससे मिलकर बनता है? इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट होता है, वो प्रिकर्सर वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस में भी हम देख रहे हैं कि पाथवे कैसे चलेगा। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है प्रेगनेलोन में। हम ओरिजेंटली पहले देखेंगे, प्रेगनेलोन कन्वर्ट होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेगनेलोन में। वो फिर कन्वर्ट हो जाता है डी एपी एंड्रोस्टिरोन्स में। तो फर्दर ये जो डिहाइड्रो एपी सिंड्रोन एपी एंड्रोस्टिरोन्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एंड्रोस्टीनी डायोन में। और ये चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट पे क्या होता है कि एंड्रोस्टिनो डायोन कन्वर्ट हो जाता है, या तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं, डाउन देखते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्राडायोल में। आप देख रहे हैं कि ये 4 रिंग वाला मॉलिक्यूल है E217 बीटा एस्ट्राडायोल। और इसमें जो मेन एंजाइम रोल प्ले करता है कि एंड्रोस्टिनोडायोन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोडायोल में, टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट हो जाता है उसमें। तो इसमें जो मेन एंजाइम रोल प्ले करता है वो कौन सा है? एरोमेटेज। वापस हम जाते हैं स्टार्ट में कि कोलेस्ट्रॉल से प्रेगनेलोन बनता है। अब हम हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल जाते हैं, तो क्या बनता है? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन से फर्दर कन्वर्जन होती है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, फिर उससे दोबारा एंड्रोस्टिरोन डायोन। तो ये दो पाथवे
किसी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन इन द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस दे कैन प्ले देयर ओन रोल। तो एंड्रोस्टेरोडायोन या तो कन्वर्ट हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्राडायोल में, या दूसरा पाथवे क्या है कि दूसरा पाथवे कि वही एंजाइम सेम होगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, एरोमेटेज। वो एंजाइम जब अपना रोल प्ले करेगा तो आपको एक और ये मॉलिक्यूल नजर आएगा, उसका नाम क्या है, एस्ट्रोन। और उसके बाद एस्ट्रोन से जो अदर मेटाबोलाइट्स होंगी, या एस्ट्रोन जब फर्दर उसकी जो रेगुलेशन होगी तो एक और एंजाइम है जो इसको कहते हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। 16 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज जब ये अपना रोल प्ले करता है तो ये इससे क्या बनता है, एस्ट्रियोल। तो ओवरऑल ये तीन जो डिफरेंट एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरह इनकी जो बायोसिंथेसिस का प्रोसेस ऐसे ही होता है, जिसमें बेसिक चीज याद रखने वाली वही है कि जो कोलेस्ट्रॉल से ही ये तीनों के तीनों स्टेरॉयड हार्मोन्स सिंथेसिस होती है इनकी। Now we are in the slide number 9. They diffuse across the plasma membrane into blood. Similarly, similarly, thyroglobulin, the iodinated precursor of thyroxine, is stored in thyroid follicle. Thyroglobulin, the iodinated precursor of thyroxine, is stored in the thyroid follicle. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब नए हार्मोन जिसका नाम क्या होगा, थायरॉक्सिन बेसिकली। तो ये जो थायरॉक्सिन क्या होता है, द थायराइड thyroid is a small gland located in the lower front part of your neck. The thyroid produce two major hormones. तो ये हम आगे डिटेल से देखेंगे कि थायरॉक्सिन बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और ये कहाँ पे होता है, थायराइड में। थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारी जो नेक होती है उसके लोअर पार्ट में बटरफ्लाई टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका जो प्रिकर्सर है उसको क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन। When cells lining these follicles are exposed to TCH, TSH. TSH is called as thyroid stimulating hormone. They take up thyroglobulin. Thyroglobulin basically क्या एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इस ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक किस्म का अमाइनो एसिड पाया जाता है। उस अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, टायरोसिन। आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। कंट्रोल प्रोटियोलाइसिस बाय लाइसोसोमल एंजाइम यील्ड T3 T4 एंड दे आर रिलीज इनटू ब्लड। तो ओवरऑल ये जो T3 और T4 जब इनकी जो प्रोटियोलाइसिस होती है, डिग्रेडेशन होती है थायरोग्लोबिन की, तो जो उससे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो दो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एक को कहते हैं T3 और दूसरे को कहते हैं T4। T3 का मतलब ये है ट्राई आइडोथायरोनिन। ये ट्राई आइडोथायरोनिन जो हार्मोन है ये मेजर रोल प्ले करता है, ये एक्टिव फॉर्म है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी जो सबसे जो एक्टिव फॉर्म है हार्मोन की वो क्या है, T3, जिसको क्या कहते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन का मतलब ये बेसिकली ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, आपको पता होगा कि ये आयोडीन में अपना रोल प्ले करता है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बनता है, आयोडीन से। तो इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और साथ कौन सा अमाइनो एसिड होता है, टायरोसिन। तो इस चीज को क्या कहते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन। जबकि जो दूसरा जो हार्मोन है T4, जो सबसे ज्यादा 90% प्रोड्यूस होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में। T4 का मतलब ये है, इसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, T4 को थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं टेट्राथायरोनिन। टेट्राथायरोनिन की जिसमें थायरोनिन के 4 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। आगे हम इसकी फिगर में हम डिटेल से इसकी डिस्कशन देखेंगे। तो रिलीज ऑफ दीज हार्मोन बाय सिग्नलिंग सेल टेक्स फ्रॉम आवर्स टू डेज। ये जो हार्मोन्स इनकी जो रिलीज होती है, जब जैसे ही सेल सिग्नल देता है तो उसमें कुछ घंटों से कुछ दिन लग सकते हैं। दे आर पूरली सोलुबल इन एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय कैरियर प्रोटीन। इसलिए इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती है। कैरियर प्रोटीन आपको पता है कि कैरियर प्रोटीन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोटीन जो किसी भी चीज की डिफ्यूजन में उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। दे आर नॉट रैपिडली डिग्रेडेड एज और टाइटली बाउंड। ये रैपिडली डिग्रेड नहीं हो सकते बिकॉज ये टाइटली बाउंड होते हैं। The cellular responses of thyroxine and steroid hormone take a while to occur.
but last much longer hours to days than do the effect mediated by peptide hormones and catecholamines. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थायरॉक्सिन और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, इ इनको अपना एक्शन दिखाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट होता है, वो थोड़ा कुछ घंटों से कुछ दिन तक रह सकता है। जबकि इसके पीछे हम देख चुके हैं कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और कैटेकोलामाइन है, उनका जो रिस्पॉन्स होता है, वेरी शॉर्ट रिस्पॉन्स होता है। अब हम स्लाइड नंबर 10 पे आ गए। तो स्लाइड नंबर 10 पे हम ये देखेंगे कि मॉ मॉडल ऑफ आयोडीन मेटाबॉलिज्म इन थायरॉइड फॉलिकल, क्योंकि हम थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहे थे कि इसमें जो आयोडीन की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कैसे होती है थायरॉइड फॉलिकल में। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे अ फॉलिकुलर सेल इज शोन इन फेसिंग द फॉलिकुलर ल्यूमेन। टॉप पे अगर आप देखते हैं तो ये फॉलिकुलर स्पेस नजर आ रही है, ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है, ये एक सेल थायराइड सेल का, ठीक है। एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एट बॉटम, ये आपको नीचे नजर आ रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बॉटम में। अब होता ये है फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेटाबॉलिज्म में कि आयोडाइड एंटर्स द थायराइड प्राइमरी थ्रू अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है। आपको यहाँ से टॉप लेफ्ट पे नीचे लेफ्ट पे आपको नजर आ रही है कि ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू, एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ये आयोडीन का ट्रांसपोर्टर है। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस अकर इन द फॉलिकुलर स्पेस थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये जो थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस होती है, ये सी ये फॉलिकुलर स्पेस में होती है, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, मेनी ऑफ विच आर परऑक्सीडेज मेडिएटेड, कि जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, परऑक्सीडेज मेडिएटेड, कि इनमें जो परऑक्सीडेज अपना रोल प्ले करते हैं। Thyroid hormones stored in the colloid in the follicular space are released from thyroglobulin by hydrolysis inside the thyroid cell। तो ये जो थायराइड हार्मोन कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, इन द कोलॉइड। ये आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली कोलॉइड का मतलब ये है कि जो थायराइड हार्मोन्स है, ये जो आपको जो ब्लू फॉलिकल नजर आ रही हैं, ठीक है, आपको ये जो ब्लू फॉलिकल नजर आ रही हैं, इन फॉलिकल के अंदर ये टीजीबी थायरोग्लोबुलिन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इनके अंदर वो स्टोर होती है, ठीक है। और आर रिलीज फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन बाय हाइड्रोलाइसिस इनसाइड द थायराइड सेल। तो यहाँ हम आप डिटेल से देखेंगे कि इनकी हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है, जो पूरा जो मेटाबॉलिज्म का पाथवे है, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होती है। फर्स्ट ऑल अब हम डायग्राम की तरफ थोड़ा करते हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आयोडीन इंटर होता है ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल के ज़रिए, ठीक है। जैसे ही आयोडीन ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे जैसे आयोडीन ट्रांसफ़र यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे जो एंजाइम है, जो परऑक्सीडेज़ है, वो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। आयोडीन का जो मॉलिक्यूल आयन है, वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड में, ठीक है जी। जब वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी यहाँ पे उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे आयोडीन की जब ऑक्सीडेशन हो गई है, तो वो उसके बाद कंबाइन होता है, ये जो फॉलिकुलर स्पेस में जो कोलाइड मॉलिक्यूल था, जिसे टीजीबी थायरोग्लोबुलिन, ये जो थायरोग्लोबुलिन है, इसके साथ जब वो मिल जाता है, उसकी क्या होती है, आयोडीनेशन हो जाती है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसकी क्या होती है, यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन। दूसरे स्टेप में इसकी क्या हो रही है, आयोडीनेशन, मतलब ये है कि आयोडीन ऐड हो गई है। जब आयोडीन ऐड हो गई है, तो उसके बाद जब आयोडीनेशन होती है, तो ये जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, इसके साथ जब आयोडीनेशन होती है, तो ये आपको नजर आ रहा है MIT DIT, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। तो ये आयोडीनेशन का मतलब ये है, MIT का मतलब ये है, आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो MIT का मतलब ये है मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। जबकि डीआईडी का मतलब क्या है, डाई आयोडो टायरोसिन। तो जब आयोडीनेशन होती है, तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर अमाइनो एसिड कौन सा पाया जाता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। तो जब आयोडीनेशन हो जाती है इस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल की, तो मोनो MIT मोनो आयोडो टायरोसिन डाई आयोडो टायरोसिन मॉलिक्यूल आपस में इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इसको स्टेप को क्या कहते हैं, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे ये आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, कपलिंग। अब कपलिंग में क्या होता है, एम आई टी
अगर ये इनमें आपको पता है कि ये एक मॉलिक्यूल है टायरोसिन का, जब ये आपस में एक-एक जब आपस में मिल जाएँगे, कपलिंग का मतलब क्या आपस में मिल जाना। जब कपलिंग होगी एक-एक मिलके क्या बन जाएँगे 2, तो इसका मतलब वो कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2, तो इसको ये इससे क्या बन जाएगा DIT, ठीक है? डाइआयोडो टायरोसिन, एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है T3, T3 कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे DIT मॉलिक्यूल और MIT मॉलिक्यूल, जहाँ मतलब ये कि 2 टायरोसिन का मॉलिक्यूल और 1 टायरोसिन का मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? T3, एंड T3 स्टैंड फॉर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्राइआयोडोथायरोनीन, ठीक है? T3 का मतलब क्या है कि ये वो हार्मोन है जो कौन-सा बनता है? ट्राइआयोडोथायरोनीन, किसमें 3 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और जो चौथे केस ये है, चौथा केस ये हो सकता है, आप पीछे आ जाएँ इस पे, इस फिगर पे अगर आप देखते हैं तो DIT ये 2-2 मॉलिक्यूल हैं इसमें टायरोसिन के, जब आपस में ये 2-2 मिल जाएँगे तो कितने बन जाएँगे? 4। तो इससे क्या बनेगा? T4 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो इस तरह जब आयोडीनेशन होती है, आयोडीनेशन के बाद क्या होती है? उसकी कपलिंग हो जाती है। अब इस तरह ये जो फॉलिकुलर स्पेस में जो कोलाइड मॉलिक्यूल मौजूद है, उसके साथ MIT भी अटैच है, DIT भी है, T3 भी है और T4 मॉलिक्यूल भी अटैच है। अब ये थायरॉइड सेल में इनकी एंट्री होनी है, ठीक है? अब ये एंट्री कैसे होगी कि थ्रू फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस इसकी एंट्री होती है, फिर लाइसोसोम अपना रोल प्ले करते हैं। लाइसोसोम्स आपको पता है कि सेक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। लाइसोसोम्स जो उसका पूरा प्रोसेस है, प्राइमरी लाइसोसोम फिर सेकेंडरी लाइसोसोम कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब लाइसोसोम इसको अपटेक कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी क्या होगी? हाइड्रोलाइसिस। जब इसकी यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगी तो इस स्टेप पे आपको नजर आ रहा है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो इस मॉलिक्यूल से जब रिलीज होती है तो MIT और DIT यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे इसकी क्या हो रही है? डी आयोडीनेशन। और डी आयोडीनेशन मतलब आपको पता है, डी का मतलब विदाउट, कि आयोडीन यहाँ से रिमूव हो रही है। और इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करेगा उस एंजाइम को कहते हैं डी आयोडीनेज। तो जब ये डी आयोडीनेज अपना एंजाइम रिमूव करता है, वापस टायरोसिन यहाँ से निकल जाती है और ये जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है वापस उसी पाथवे में यूज होता है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें, यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो जब रिलीज होती है यहाँ से जो दूसरे 2 हार्मोन है T3 और T4, जबकि जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आपका सेल हो सकता है, आपका ब्लड प्लाज्मा हो सकता है। तो इस तरह अगर हम स्टूडेंट हम समराइज करते हैं तो आयोडीन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो मेटाबॉलिज्म होती है, ट्रांसपोर्टर से वो इनटेक होता है, उसके बाद पेरोक्सीडेज अपना रोल प्ले करता है, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन होती है, फिर आयोडीनेशन होती है, कपलिंग होती है और यहाँ पे आके लाइसोसोम से उसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो रिलीज हो जाता है एक तरफ MIT और DIT में और दूसरी तरफ T3 और T4 में। जो मेजर हार्मोन है T3 और T4 वो उसको फर्दर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो थायरोग्लोबिन की हमने बात की थी, इस स्लाइड के राइट साइड पे अगर आप देखें तो थायरोग्लोबिन इज अ लार्ज आयोडीनेटेड, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि दिस इज आल्सो डेजिग्नेटेड एज TGB, इज अ लार्ज आयोडीनेटेड ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन विद मॉलिक्यूलर मास ऑफ 660 किलो डाल्टन, ठीक है? Carbohydrates account for 8 to 10% of the weight of thyroglobulin and iodide for about 0.2% depending upon iodine content in the diet. ये जो थायरोग्लोबुलिन होती है इसकी 2 लार्ज सब यूनिट पे ये कंपोज्ड होती है। इट कंटेन 115 टायरोसिनेज रेसिड्यूज ईच ऑफ व्हिच इज पोटेंशियल साइट ऑफ आयोडीनेशन, जो पोटेंशियल साइट है उसकी आयोडीनेशन की। उसके बाद थायराइड इज एबल टू कंसंट्रेट diode ion against strong electrochemical gradient. This is energy dependent process and is linked to the sodium potassium ATPase dependent thyroidal eye transporter। कि ये जो सोडियम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंट्रोल ऐसे होती है। नाउ वी आर इन स्लाइड नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे हार्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर solubility एंड रिसेप्टर लोकेशन, ठीक है? तो हार्मोन फॉल्स इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। हार्मोन 3 मेन कैटेगरीज पे
कैटेगराइज़ किए जाते हैं। ये नाउ स्लाइड नंबर 12। स्लाइड नंबर 12 में ओवरऑल जितने भी पीछे हम हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, उनकी वो टाइप्स बताई गई हैं कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ मैमेलियन हार्मोन्स के जितने भी मैमल्स में हार्मोन पाए जाते हैं, जो उनके जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बताया गया है। इस टेबल में आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ फीचर्स हैं, हार्मोन्स कौन से हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, थायरॉक्सिन है, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स हैं और कैटेकोलामाइन्स हैं। पीछे जो हम सारे हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको इस टेबल में समराइज किया गया है। जनरली हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि इसमें जो, अगर हम सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फीडबैक रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस, तो फीडबैक रेगुलेशन स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की पाई जाती है, सबकी पाई जाती है अगर आप देख रहे हैं। फिर स्टोरेज हम देखते हैं, स्टोरेज ऑफ प्री फॉर्म हार्मोन, तो स्टोरेज डिफरेंट है। स्टेरॉइड की कुछ घंटे है, थायरॉक्सिन की कुछ वीक्स है, पेप्टाइड की 1 डे है और कैटेकोलामाइंस की बहुत सारे दिन है। तो इसी तरह ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं आप इसमें खुद देख लें। इसको फर्दर ऐसी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पीछे सारे इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद स्लाइड नंबर 13 पे हम आ जाते हैं। Small lipophilic molecule that diffuse across the plasma membrane and interact with the intracellular receptors। के जो पीछे हमने देखा था कि वो 3 डिफरेंट तरह कैसे उनकी होती है, कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कि जो छोटे लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं कि वो जो लिपिड में डिसॉल्व हो सकते हैं, वो डिफ्यूज हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, कि उनमें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। या कुछ क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, जो वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं, या लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू सेल्फ सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, तो ऊपर हमने देखा था कि जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स ये वाले हैं, ये किसके साथ अटैच होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में, जो इनसाइड होते हैं। जबकि कुछ लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ सरफेस रिसेप्टर, सेल के जो सरफेस होती है उस पे ही अटैच होते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेंडा ग्लैंडेंस। इफेक्ट ऑफ मेनी हार्मोन्स आर मेडिएटेड बाय सेकंड मैसेंजर्स। ये जो हार्मोन्स हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो मेडिएट कौन करता है, सेकंड मैसेंजर। फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोनल लेवल, ये हम आगे हम डिटेल से देखेंगे कि ये जो सेकंड मैसेंजर कैसे रोल प्ले करता है और इनका जो फीडबैक है वो इस डायग्राम के बाद, रिसेप्टर की डायग्राम के बाद हम डिटेल से देखेंगे कि ओवरऑल वो उनकी फीडबैक कैसे होती है। तो स्टूडेंट, नाउ वी आर इन स्लाइड नंबर 14। इस स्लाइड नंबर 14 में हमें जस्ट मेन चीज ये देखनी है कि ये जो हार्मोन बाइंड करता है सेल्फ सरफेस के ऊपर, वो बाइंड कैसे करता है। ओवरऑल वो दो तरीके हैं कि सम हार्मोन्स, फिगर 20.2 में देख रहे हैं कि सम हार्मोन्स बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, अदर टू सेल्फ सरफेस रिसेप्टर। कुछ मॉलिक्यूल कहाँ बाइंड करते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रा का मतलब होता है सेल के दरमियान में, ठीक है, सेल के मिडिल में, सेल के इनसाइड ऑफ द सेल। while some hormones can bind to the cell surface receptors। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर नंबर ए में देखते हैं जिसकी एग्जांपल है स्टेरॉइड हार्मोन्स। वो स्टेरॉइड हार्मोन्स थायरॉक्सिन हो गए, रिटिनॉइड्स होंगे, बीइंग लिपोफिलिक, ये लिपोफिलिक होते हैं और ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन इन द ब्लड। कि ये लिपोफिलिक होने के बावजूद भी इनको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैरियर प्रोटीन। ब्लड के अंदर इनको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये जो आपको नजर आ रही है कैरियर प्रोटीन, ये इसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। Such hormone diffuse across the cell membrane and bind to specific receptor in the cytosol or nucleus। तो ये हार्मोन जब कैरियर प्रोटीन इनमें ब्लड के अंदर इसको ट्रांसफर करती है, वो डिफ्यूज हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और स्पेसिफिक रिसेप्टर जो साइटोसोल में पाए जाते हैं या न्यूक्लियस में, ये जो साइटोसोल रिसेप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं इनके साथ बाइंड कर जाते हैं, या इधर दे कैन बाइंड टू द न्यूक्लियस। द रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स, या आपको देख रहे हैं कि साइटोसोल के अंदर ये जो रिसेप्टर है और हार्मोन, जब आपस में, ये रेड कलर का जो हार्मोन है और ये आपको रिसेप्टर नजर आ रहा है, जब ये आपस में बाइंड कर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, देन दे एक्ट्स ऑन न्यूक्लियर डीएनए।
ये उसके बाद ये आपको एरो दिखा रहा है कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए है उसके ऊपर एक्ट करते हैं टू अल्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन, कि उसके बाद ये जब अपना रोल प्ले करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि वो जो स्पेसिफिक जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, जो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसको रोल कर देते हैं। तो इस तरह हमने इसमें ये देखा कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन ट्रांसफर होती हैं, जबकि दूसरी तरफ क्या है, सेल्फ सरफेस रिसेप्टर्स में क्या होता है, जो फिगर बी है आप इसमें देख सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स एंड कैटेकोल अमाइंस व्हिच आर वाटर सोलुबल, ये वो हार्मोन्स हैं कि जो पानी में हल हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, और या जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो लिपोफिलिक हैं, ऑल बाइंड टू सेल्फ सरफेस रिसेप्टर। सेल सेल के ऊपर आपको ये सरफेस रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं, ये वाई शेप के, ठीक है, यहाँ पे वो बाइंड करते हैं। This binding triggers an increase or decrease the systolic concentration of second messenger RNA activation of protein kinase और चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जो भी एक्शन होता है कि ये मेन इसमें चीज़ ये कि वो जो सेल्फ सरफेस रिसेप्टर पे वो बाइंड करता है, उसके बाद वो लिगैंड के साथ जब अटैच हो जाता है तो वो अपना जो सेकंड मैसेंजर आरएनए की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे देखते हैं वो कम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो उसको क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। नाउ वी आर इन फिगर 15, जिसमें हमने पीछे देखा था कि जो सेकंड मैसेंजर 19 फिगर नंबर सॉरी 19.4, फिगर 19.4 में हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर। तो इसमें हम जो उनका जो स्ट्रक्चर है सेकंड मैसेंजर्स का वो क्या है, ये दीज आर डिफरेंट सेकंड मैसेंजर 3,5 साइक्लिक एएमपी, ठीक है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये एटीपी से जो प्रोड्यूस एटीपी से ये बनता है, या 3,5 साइक्लिक जीएमपी 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड या इनोसिटोल है या कैल्शियम आयन, ये सारे के सारे क्या हैं, सेकंड मैसेंजर्स के तौर पर इंट्रासेलुलर सेल में ये अपना रोल प्ले करते हैं। स्लाइड नंबर 16। This type of regulation is particularly important in coordinating the action of multiple hormones on various cell types during growth and differentiation. Often, levels of several hormones are interconnected by feedback circuits in which changes in the level of one hormone affect the level of other hormones. तो ओवरऑल का मतलब ये है कि जो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इंटरकोनेक्टेड होते हैं। तो फीडबैक का मतलब ये है कि एक हार्मोन जब रिलीज हो रहा है तो उसकी जो अमाउंट है और ज़रूरत नहीं है, तो दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा हार्मोन जब रिलीज़ होगा, तो वो उसकी इन्हिबिशन में, उसकी स्टॉपेज में अपना रोल प्ले करेगा। तो इस तरह फीडबैक सर्किट के थ्रू एक हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो दूसरे को वो उसकी जो प्रोडक्शन होगी उसको स्टॉप करेगा। तो इस तरह जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, तो एक पूरा फीडबैक सर्किट है वो अपना उसमें अपना रोल प्ले करते हैं उसकी सिग्नलिंग में। One example involves the regulation of estrogen and progesterone। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करते हैं, दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इन द एंडोमेट्रियम। तो ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू जो एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम जो यूटेरस है उसकी जो इंटीरियर लाइनिंग को कहते हैं, ठीक है, उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। Changes in the endometrium prepares the organ to receive and nourish the embryo। के एंडोमेट्रियम के अंदर जो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो चेंजेस आती हैं वो यूजफुल होती हैं कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में और उसके बाद उसकी नूरिशमेंट में। आगे हम फिगर 20.5 में देखेंगे कि इसकी वो ओवरऑल ये कैसे हो रहा है। तो स्लाइड 17 पे स्टूडेंट हम ये देख सकते हैं कि दिस इज द फीडबैक कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल इन द ब्लड ऑफ फीमेल मेमल्स, के इस डायग्राम से हमें ये पता चल जाएगा कि फीडबैक इनहिबिशन कैसे कंट्रोल करती है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी हार्मोन, किसी भी फंक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की एग्जांपल देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ब्रेन आपको नजर आ रहा है जिसमें हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की ये कैसे कंट्रोल होती है कि हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या करता है, ये आपको इसकी जो इन लार्ज पिक्चर पिक्चर नजर आ रही है कि हाइपोथैलेमस की जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं,
स्पेशली इसमें एक हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ब्रेन को जब सिग्नल जाता है तो वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो आके इंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो उस पे जब अटैक करता है तो उसको वो प्रमोट करता है कि वो अपने स्पेसिफिक फर्दर हार्मोन रिलीज करे। तो बेट उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये दो हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी जब सिक्रीट करता है, और उसके बाद ये दोनों हार्मोन जो ओवरी के अंदर, ठीक है, मेलगिन ओवरी के अंदर जाके ये इंटरेक्ट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, और इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में अपना रोल जब प्ले करता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ओवरऑल ये आपको नजर आ रहा है कि जो एग है, जो मेच्योर oocyte अपना रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ जो ओवियम के अंदर जो ओविडक्ट है उसमें यहाँ पे ओवरऑल जो ओवरी के अंदर जो एग है वो रेडी हो जाता है उसकी प्रोडक्ट उसकी सिंथेसिस में। फर्दर क्या होता है कि ओवरी जब रेडी हो जाता है, उसके अंदर जो एग मेच्योर oocyte मेच्योर हो जाता है, तो फिर ओवरी इन हार्मोन्स की रिस्पांस में दो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, एक हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन और दूसरो क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है ओवरी के थ्रू, ये स्टिमुलेट करती है एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको नजर आ रही है कि ये यूटेरस की जो वाल होती है उसको कहते हैं। तो ये स्टिमुलेट का मतलब ये है कि जो इंडोमेट्रियम की जो वाल है उसको थिक कर देती है। जब ये वाल थिक हो जाती है तो उसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, ओवियम के अंदर बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो उसकी इम्प्लांटेशन में आसानी मिलती है। तो इन हार्मोन्स की जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, इनकी स्टिमुलेशन की वजह से जब इंडोमेट्रियम स्टिमुलेट हो जाती है, थिक हो जाती है, तो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने में, इम्प्लांट करने में हेल्पफुल होती है। और एट द एंड क्या होता है कि वो जो एम्ब्रियो होता है वो वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस तरफ एस्ट्रोजन देखते हैं, तो जब ये काम हो जाता है, स्टिमुलेशन हो जाती है, तो ये एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है टू द हाइपोथैलेमस ब्रेन को, ये आप देख रहे हैं। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि जो इनहिबिट करता है कि यहाँ पे अब और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ रिलीजिंग फैक्टर, वो जो रिलीजिंग फैक्टर ब्रेन से रिलीज हो रहे थे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो स्टॉप हो जाते हैं। जब स्टॉप हो जाते हैं तो बाकी जो फर्दर जो चेन रिएक्शन है, जो पाथवे एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन का, वो स्टॉप हो जाता है। एक तरफ तो ये नेगेटिव फीडबैक है, दूसरी तरफ आप देखते हैं ये बिल्कुल नीचे ये सीजी हार्मोन आपको नजर आ रहा है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। और ये यहाँ पे आप रेड लाइन देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्या भेज रहा है, पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है, ताकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन रहे। तो ओवरऑल जो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से लेके एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है, वो इन दो हार्मोन मेन जो रोल प्ले करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि जो फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और जो इनका जो इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म है वो अपना प्रॉपर रोल प्ले करता है किसी भी सिस्टम में। स्लाइड के टॉप राइट साइड पे आ जाएं। द लेवल ऑफ बोथ हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय कम्प्लेक्स फीडबैक सर्किट इन्वॉल्व सेवरल हार्मोन्स, कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, हमने बात की एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की, इनकी जो रेगुलेशन है वो कम्प्लेक्स सर्किट इन्वॉल्व है, जिसमें सेवरल हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी वजह से ही ये रोल प्ले करता है। अ की रोल इज प्लेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कि इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रोल प्ले करता है, जो क्या करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रीट करता है। एन ऑर्गन सेपरेट फ्रॉम बट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड बेस इंटीरियर पिट्यूटरी बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ब्रेन से तो सेपरेट है, बट कंट्रोल इसको ब्रेन ही करता है। तो इस तरह स्टूडेंट ये ओवरऑल फीडबैक कंट्रोल हमने देख लिया कि डिफरेंट जो हार्मोन हैं वो कैसे फीडबैक करते हैं।
स्लाइड नंबर 16 में अब हम देखेंगे जी स्टेरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, रेटिनॉइड एंड विटामिन डी bind to a intracellular receptors that are ligand activated gene regulatory proteins. स्लाइड नंबर 18 पे आ जाए। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जैसे हम पहले ही बार बार जिक्र कर चुके हैं कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वो होते हैं जो सेल के इनसाइड पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो हार्मोन को रिसीव करने में रोल प्ले करते हैं, उसका जो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सुपर फैमिली, स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर सुपर फैमिलीज, ये हम आगे जाके अभी डायग्राम में देखते हैं जी। स्लाइड नंबर 19 पे आ जाए। इस स्लाइड में हमें ये दिखाया गया है कि द मेकिंग ऑफ एन एक्टिव विटामिन। मैं जैसे आपको पहले हम बार-बार ज़िक्र कर चुके हैं कि जो जितने भी ये जो हार्मोन्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं, नॉर्मली दे आर नॉट प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म। इससे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक डिफरेंट रेगुलेटरी पाथवे होता है जो इनको इनएक्टिव से एक्टिव पाथवे में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम में ये टॉप टॉप पे आ जाएँ। द टर्म विटामिन डी रेफर्स टू 2 स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूल। विटामिन डी हम अच्छी तरह जानते हैं कि विटामिन डी क्या होता है। बेसिकली जो विटामिन डी होता है ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। एक जो मॉलिक्यूल उसको कहते हैं डी थ्री, जो ह्यूमन स्किन, अक्सर आपने सुना होगा कि ह्यूमन की जो स्किन प्रोड्यूस करती है विटामिन डी। तो जो विटामिन डी हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है थ्रू लाइट, उसको क्या कहते हैं डी थ्री। वाइल जो दूसरा मॉलिक्यूल है विटामिन डी का उसको क्या कहते हैं डी टू, जो पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर फूड से हम ऑब्टेन करते हैं। Both versions of D must undergo stages of conversion by enzyme to reach biologically active form known as 1 to 5D। तो चाहे D3 इसकी फॉर्म हो या D2 फॉर्म हो, इन दोनों को अपना प्रॉपर रोल प्ले करने के लिए एक्टिव फॉर्म में, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। और वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन-सी है? 1 टू 5D। इसका मतलब ये हुआ कि जो विटामिन डी की जो 2 मॉलिक्यूल हैं, जो नॉर्मली हमारी बॉडीज़ में पाए जाते हैं, D3 जो हमारी बॉडी बनाती है और D2 जो हम प्लांट से एज़ अ फूड के तौर पर ऑब्टेन करते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं 1 टू 5D, तभी वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होते हैं। फिगर में टॉप लेफ्ट पे आ जाएँ, विटामिन डी मेड बाय ह्यूमन स्किन, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ह्यूमन स्किन नज़र आ रही है कि इसके ऊपर जैसे ही अल्ट्रावायलेट बी लाइट पड़ रही है, और जब अल्ट्रावायलेट बी लाइट स्टूडेंट्स में जब पड़ती है तो जो वो किसके साथ मिल जाती है? एक कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल का जो डेरिवेटिव है, हम यहाँ पे सिर्फ डी3 की भी बात कर रहे हैं कि जब डी3 विटामिन बनने के लिए क्या होता है, ह्यूमन स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट बी लाइट पड़ती है और उसके साथ एक कोलेस्ट्रॉल का जो डेरिवेटिव है, इसको क्या कहते हैं? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। जब ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल जाते हैं, ठीक है? जब वो मिल जाते हैं तो क्या होता है? अगर जब मिल जाती हैं तो उसके बाद ये फर्दर इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो विटामिन 3 इज़ मेड बाय स्किन सेल्स कॉल्ड केराटिनोसाइट्स। ये जो विटामिन डी3 है, स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? केराटिनोसाइट सेल्स बनाते हैं। कब बनाते हैं? व्हेन अल्ट्रावायलेट बी लाइट एंड हीट एक्ट ऑन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी? दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं राइट साइड पे, तो विटामिन डी टू जो फूड में पाया जाता है, इज फाउंड इन सर्टन फूड, इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिमिलर प्लांट स्टिरोल मॉलिक्यूल। ये जो बेसिकली स्टिरोल, ये डी थ्री का स्टिरोल मॉलिक्यूल और ये डी टू का सिमिलर प्लांट स्टिरोल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। वेदर मैन्युफैक्चर इन द स्किन, अगर हम इसको स्किन से मैन्युफैक्चर करते हैं डी थ्री को, या इंजेस्टेड, अगर हम फूड से इंजेस्ट करते हैं इंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डी थ्री का मॉलिक्यूल या डी टू का मॉलिक्यूल, फर्दर जो इनकी जो प्रोसेसिंग होगी वो दोनों क्या होंगी? सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब इनकी सर्कुलेशन स्टार्ट होती है, व्हेन सर्कुलेटिंग डी थ्री और डी टू रीचेस द लिवर, जब जैसे इनकी सर्कुलेशन स्टार्ट होती है तो ये कहाँ पे पहुँच जाती है? आपको ऑर्गन नज़र आ रहा है, लिवर। लिवर में पहुँच जाते हैं। इट इज़ केमिकली कन्वर्टेड बाय द एंजाइम इनटू 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी। इसको हम 25 डी कहते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है 25 डी का, ठीक है?
तो ये D3 और D2 लिवर के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है? 25D में। The 25D form of the vitamin then enters re-enters the circulation, ठीक है? फिर ये दोबारा इसकी सर्कुलेशन होती है, तो ये किस में ट्रांसफर हो जाता है? किडनी के अंदर। ये आपको नजर आ रहा है कि सर्कुलेशन के दौरान ये किडनी में पहुंच जाता है। Much of the body circulating 25D undergoes a final transformation in the kidney, कि इनकी जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होती है 25D की? किडनी के अंदर होती है। वो कैसे होती है? where enzyme convert 25D into 125D, which is released to the circulation and travels to the many different organs and cell type where vitamin D affect physiologically। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 25D जब किडनी के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो 25D से किस में कन्वर्ट हो जाता है? 125D, जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, ठीक है? और उसके बाद ये सर्कुलेट होता है बॉडी को, जहां भी विटामिन डी की जरूरत होती है ये वहां वहां पे सर्कुलेट होता है। तो स्टूडेंट हम इसको समराइज यूं कर सकते हैं कि जो विटामिन डी है उसकी दो टाइप है, एक है D3 जो हम स्किन से प्रोड्यूस होती है, और D2 क्या है? वो प्रोड्यूस होती है फूड से हम इनटेक करते हैं। तो दोनों का जो पाथवे है वो सेम है, कि चाहे D3 हो या D2 का मालिक्यूल हो, वो लिवर के अंदर आता है, तो लिवर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है 25D में। फिर 25D में फिर उसकी फर्दर सर्कुलेशन होती है किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो 25D को कन्वर्ट करते हैं 125D में, जो एक्टिव विटामिन फॉर्म डी की फॉर्म है, और फिर वो विटामिन डी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप इस स्लाइड में लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो इसकी जो लोकल एक्टिवेशन कैसे होती है, कि स्किन इज द ओनली टिश्यू in the human body that can manufacture D3 as well as the enzyme needed to convert D3 into 225D and 125D. Immune cells and several other tissues can make the enzyme needed to convert 25D into 125D locally. उसके बाद आ जाए स्लाइड नंबर 20 पे। स्लाइड नंबर 20 पे हम ये देख रहे हैं फिगर 24.13, द कन्वर्जन ऑफ विटामिन D3 टू एन एक्टिव कंपाउंड। कि जो कन्वर्जन जैसे हम देखिए अभी हमने कि कैसे कन्वर्जन होती है विटामिन D3 जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो एक्टिव कंपाउंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 125D के बारे में। तो विटामिन D3 इज फोन फ्रॉम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल की आपको नजर आ रही है कि इससे बनता है अल्ट्रावायलेट फोटोलाइसिस इन द स्किन, कि स्किन के अंदर अल्ट्रावायलेट जब लाइट पड़ती है तो फोटोलाइसिस का मतलब ये है कि लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की फॉल होने से, रिसीव करने से उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन D3 में। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन D3 में। But it is converted into an active compound by two hydroxylation reaction that occur in different organ। तो ये जो बेटा विटामिन D3 रिएक्शन है इसकी फर्दर दो रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब आपको पता है कि हाइड्रोक्सल आयन एड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन दैट अकर इन डिफरेंट ऑर्गन, के जो डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है। तो जैसे विटामिन D3 स्किन से ट्रांसफर होता है लिवर के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 या 25D3। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये रेड कलर में टॉप राइट में नीचे OH एड हुआ है। तो फर्दर उसके बाद क्या कहते हैं सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है किडनी के अंदर, क्या होता है कि एक OH आयन अगर आप लेफ्ट साइड पे नीचे देखें ये यहाँ पे एड हुआ है जिस किडनी के अंदर, तो ये किस में? एक्टिव फॉर्म में 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में ये क्या हो जाता है? इंटर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल इस तरह कि विटामिन जो D3 है वो एक्टिव कंपाउंड 125D में कैसे कन्वर्ट होता है, जिसमें दो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये है कि इन दो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में हाइड्रोक्सल आयन एड होता है। स्टूडेंट नाउ वी आर इन स्लाइड 21। अब स्लाइड 21 में हमने ये देखना है कि द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सुपर फैमिली, कि जो इन पीछे हमने बात की थी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की, उनमें हम सुपर फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो डायग्राम में ए और बी। लेफ्ट पे हम पहले बात करेंगे जो ए डायग्राम है।
A model of an intracellular receptors proteins, a model of intracellular receptor proteins in its inactive state, the receptor is bound to an inhibitory protein complex that contain a heat shock protein called HSP90। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन है कि ये किससे इनएक्टिव फॉर्म में इसका जो रिसेप्टर है वो किससे बाइंड करता है, इनहिबिटरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ। ये आपको नजर आ रहा है, ये येलो कलर में जो इनहिबिटरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसके साथ बाइंड करता है और इसमें क्या हो जाता है, हीट शॉक प्रोटीन पाई जाती है। द बाइंडिंग ऑफ ligand टू अ रिसेप्टर causes the inhibitory complex to dissociate। जैसे ही लाइगेंड यहाँ पे बाइंड करता है तो उसकी वजह से जब लाइगेंड यहाँ पे बाइंड करता है तो जो इनहिबिटरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है देख लें यहाँ पे क्या हो जाती है, वहां से डिसोसिएट हो जाती है, रिलीज हो जाती है, देयर बाय एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर। जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जो रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट करती है बाय एक्सपोजिंग इट्स डीएनए बाइंडिंग साइट। कैसे एक्सपोज करती है कि जो उसकी जो डीएनए बाइंडिंग साइट है वो बिल्कुल ओपन हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, ताकि वो जो वहां पे लाइगेंड आके वहां पे अपना जो रिसेप्टर पे अटैच हो जाए। The model shown is based on the receptor of cortisol, but all of the receptor in this superfamily have a related structure। ये जो मॉडल शो किया गया ये सिर्फ इसमें कॉर्टिसोल की बात की है, लेकिन ओवरऑल जितनी भी जो फिगर बाकी हैं इनमें सेम से रिलेटेड फैमिली यहाँ पे पाए जाते हैं। डायग्राम बी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेयर द शॉर्ट डीएनए बाइंडिंग डोमेन, यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कलर में शॉर्ट डीएनए बाइंडिंग डोमेन नजर आ रही है हर रिसेप्टर के अंदर। डोमेन्स वेब एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट मेनी ऑफ द हार्मोन बाइंडिंग transcription activating and DNA binding domain in these receptors can function as interchangeable modules। It is thought that all of the intracellular receptor proteins bind to DNA as either homodimer और heterodimer, के इन सब के साथ ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं प्रोटीन्स बाइंड करती हैं डीएनए के साथ या होमोडाइमर के तौर पे या हेट्रोडाइमर। होमोडाइमर का मतलब ये कि जिसमें उसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है, हेट्रोडाइमर में जो पेप्टाइड की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम नहीं होती, वो होती है डिफरेंट होती हैं। Now in slide 22, अब स्लाइड 22 में हम देख रहे हैं रेगुलेशन देख रहे हैं कि अब्रॉड एक्टिंग जीन स्विच के ये जो जीन स्विच है वो कैसे एक्टिव होती है। द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी 1 to 5D टर्न्स ऑन सर्टन जीन्स, कि जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं 1 to 5D, वो ऑन करती है, रेगुलेट करती है कुछ जीन्स को, लीडिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन दे इनकोड, के जिसकी वजह से वो जो जिन प्रोटीन को वो इनकोड करती है उन प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। दोज प्रोटीन में व लोकल और वाइड स्प्रेड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उन प्रोटीन्स का लोकल इफेक्ट भी हो सकता है और ब्रॉड बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। More than 1,000 different genes in at least a dozen tissue and a cell type throughout the body are thought to be regulated by 1 to 5D। अगर हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इनसाइड अ सेल न्यूक्लियस, ये सारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। द 1 to 5D जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, मॉलिक्यूल्स बाइंड टू अ प्रोटीन कॉल्ड द विटामिन डी रिसेप्टर वीडीआर, कि ये जो 1 to 5D मॉलिक्यूल है ये विटामिन डी रिसेप्टर के साथ वीडीआर के साथ जब बाइंड करता है तो फिर ये पहले पहला स्टेप है कि 1 to 5D वीडीआर के साथ बाइंड करता है उसकी रेगुलेशन के लिए। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि द वीडीआर देन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद अ सिमिलर प्रोटीन, कि ये जो वीडीआर है वो कॉम्प्लेक्स बनाती है उसी सेम सिमिलर प्रोटीन के साथ। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, द रिटिनॉइड एक्स रिसेप्टर। ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है रिटिनॉइड एक्स रिसेप्टर जो सिमिलर प्रोटीन है वीडीआर की तरह, उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है and together the DU binds to a region in the DNA strand known as vitamin D response element। तो उसके बाद ये जो दोनों वीडीआर हैं और
आरएक्स आ रहे हैं, ये किसके साथ बाउंड करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्पेसिफिक, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट, उसके साथ ये बाइंड कर जाती हैं। जब ये विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ जब बाइंड कर जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में अगर हम देखते हैं कि वीडीआर, ये जो कम्प्लेक्स बन चुका है वीडीआर का और आरएक्सआर का, ये जो कम्प्लेक्स है बाइंडिंग टू द रिस्पॉन्स एलिमेंट, जैसे ही वो रिस्पॉन्स एलिमेंट को बाइंड करता है, तो इट रिक्रूट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन टू द कम्प्लेक्स लीडिंग टू अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द नियर बाय जीन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो नियर बाय आपको यहाँ पे ब्लू जीन नजर आ रहे हैं कि इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, तो फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं द जीन ट्रांसक्राइब देन लीव्स द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस से आपको नजर आ रहा है कि ये जीन ट्रांसक्रिप्ट, ये जो ग्रीन थ्रेड बना है जीन की ट्रांसक्रिप्ट का पेप्टाइड का, ये यहाँ से आपको ये न्यूक्लियस से निकलता हुआ नजर आ रहा है। द जीन ट्रांसक्रिप्ट देन लीव द न्यूक्लियस टू बी ट्रांसलेटेड बाय सेलुलर मशीनरी इन द साइटोप्लाज्म इनटू अ फिनिश प्रोटीन। ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से वो न्यूक्लियस से निकल जाता है, तो ये एट द एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जो फिनिश प्रोटीन है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी, जो जीन की जो स्पेसिफिक प्रोटीन बननी चाहिए थी, वो वहां से निकल जाती है। तो इस तरह जो रेगुलेशन होती है वो इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद स्लाइड नंबर 23 पे आ जाएं, फिगर 15.13। इसमें क्या हो रहा है कि अर्ली प्राइमरी रिस्पॉन्स के जो प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसे होता है, दो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ए, लेफ्ट साइड पे ए और राइट साइड पे बी के दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ए में अगर आप देखते हैं तो ये अर्ली प्राइमरी रिस्पॉन्स टू स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, जबकि बी साइड पे क्या हो रहा है, डिलेड सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब इसमें होता ये है कि द रिस्पॉन्स टू अ स्टीरॉयड हार्मोन is shown in this diagram, but the same principle apply for all ligands that activate this family of receptor protein. Some of primary response proteins turn on secondary response gene, ठीक है, कुछ क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी को एक्टिवेट कर देते हैं, वेर इज अदर टर्न ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन, और कुछ क्या करते हैं जो प्राइमरी जीन है उनको ही एक्टिवेट कर देते हैं। द एक्चुअल नंबर ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन इज ग्रेटर देन शोन। क्या ओवरऑल यहाँ पे तो जस्ट एक समझाने के लिए शो किया, तो ओवरऑल जो उसके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक एक्सपेक्टेड ड्रग्स दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस सप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन बट नॉट प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन, कि जैसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे हम ड्रग यूज करते हैं तो वो ओवरऑल जो ट्रांसक्रिप्शन है सेकेंडरी प्रोटीन की, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन है उसकी तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन को ड्रग रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ओवरऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे जो ए पार्ट है कि अर्ली प्राइमरी रिस्पॉन्स में स्टीरॉयड हार्मोन में क्या होता है कि स्टीरॉयड हार्मोन आता है, वो अपने रेड वाला स्टीरॉयड हार्मोन और ग्रीन में जो स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर है, आपको साइट नजर आ रही है, वो वहां पे अटैच कर होता है। जब वो रिसेप्टर हार्मोन के साथ बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्सेस एक्टिवेट प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन। तो वो क्या करता है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ फ्यू डिफरेंट प्रोटीन इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स। इस प्राइमरी रिस्पॉन्स की वजह से ये कुछ आपको ग्रीन जो सर्कुलर प्रोटीन नजर आ रही है और कुछ ये स्क्वायर टाइप जो आपको प्रोटीन, इट्स मीन देयर कि डिफरेंट प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही हैं अर्ली रिस्पॉन्स में, ये प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये तो अर्ली प्राइमरी रिस्पॉन्स था। जबकि राइट साइड पे ऑन द अदर एंड अगर हम देखें तो डिलेड सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, होता ये कि जो यहाँ पे फर्स्ट में प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोटीन शट ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन, कि जो पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोटीन प्रोड्यूस हुई थी वो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन को खुद ही शट ऑफ कर देती हैं। फिर वो जो प्राइमरी प्रोटीन प्रोड्यूस हुई हैं उनका रिएक्शन आप देख रहे हैं, अब प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोटीन टर्न्स ऑन सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन, वो जो प्रोटीन पहले प्रोड्यूस हुई थी वो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन्स है उनको एक्टिवेट करती हैं। तो ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, तो प्राइमरी की वजह से जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसके नतीजे में सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोटीन, ये जो ब्लू कलर में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की आपको प्रोटीन नजर आ रही है, ये प्रोड्यूस होती हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो
प्रोटीन का रिस्पॉन्स होता है ये अर्ली प्राइमरी रिस्पॉन्स और होता है, और जो बाद में होता है वो थोड़ा रिस्पॉन्स क्या होता है, डिलेड होता है। और डिलेड में क्या होता है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोटीन प्रोड्यूस होती है वही सेकेंडरी को एक्टिवेट करने में, रेगुलेट करने में उसमें हेल्प करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, नाउ वी आर इन स्लाइड नंबर 24। तो स्लाइड नंबर 24 में वी हैव टू डिस्कस दैट ओवरऑल द क्लासेस ऑफ सेल्फ सरफेस रिसेप्टर, कि जो सेल्फ सेल सरफेस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनकी जो क्लासेस हैं उनको हम देखना चाहते हैं। Although many enzyme-like receptors have intrinsic enzyme activity as shown in C, उनमें intrinsic enzyme activity पाई जाती है, many others rely on associated enzyme। तो ओवरऑल जो सेल्फ सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं उन वो तीन टाइप्स के, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द ए, ये टॉप पे आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, के जो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं कि आयन चैनल लिंक रिसेप्टर के तौर पे, जैसे नाम बता रहे हैं कि आयन चैनल, आयन के वैसे चैनल के तौर पे काम करता है। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये जो फर्स्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही लिगैंड इसके साथ अटैच करता है रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, जैसे लिगैंड अटैचमेंट होती है तो जो कुछ स्पेसिफिक वहां से यहाँ पे आपको नजर आ कि चैनल बन जाता है, ठीक है। जैसे ही चैनल बनता है तो कुछ आयन जो रिक्वायर होते हैं सेल्फ सेल को अपनी प्रॉपर फंक्शनल के लिए, वो इस चैनल के जरिए पास कर जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। जबकि अगर हम बी डायग्राम में देखते हैं तो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे ये रिसेप्टर पाए गए हैं, ठीक है, ये ग्रीन कलर में जो वाई शेप का है लेफ्ट साइड पे ये रिसेप्टर्स है, उसके साथ ये जी प्रोटीन मौजूद है, और उसके बाद राइट साइड पे क्या इंजाइम है और आयन चैनल मौजूद हैं जो उसको रोल प्ले करेंगे उसकी रेगुलेशन में। तो ये रेगुलेट कैसी होती है जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर में, कैसे होता है कि जैसे ही लाइगेंड यहाँ पे आके अटैच होता है, ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, जैसे ही अटैच होता है तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, जी प्रोटीन आपको यहाँ पे एक्टिवेटेड नजर आ रही है। जैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो उसके बाद वो क्या करती है, एक्टिवेटेड एंजाइम्स और आयन चैनल, वो जी प्रोटीन, यहाँ पे आपको इसकी एक्टिव साइड नजर आ रही है कि यहाँ पे ये जो जी प्रोटीन है इस एक्टिव साइड में आके बाइंड कर जाती है। जैसे ही बाइंड करती है तो ये आपको इसका रिस्पॉन्स नजर आ रहा है कि वो एक्टिवेटेड एंजाइम हो या जो आयन चैनल है वो ओपन हो जाता है, या जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो रिसेप्टर वो एंजाइम अपना रोल प्ले कर सकता है। एंड द थर्ड टाइप इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में हम देख रहे हैं कि ये इनएक्टिव कैटालिटिक डोमेन यहाँ पे एंजाइम की पाई जाती है, कि एंजाइम जैसे नाम बता रहा है कि एंजाइम लिंक, जैसे ही एंजाइम बाइंड करेगा वो अपना एक्टिव रोल प्ले करेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही लिगैंड अटैच करता है, जो इनएक्टिव एंजाइम था जिसकी जो डोमेन कैटालिटिक डोमेन इनएक्टिव थी, वो इनएक्टिव से किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है तो वो अपना स्पेसिफिक रोल प्ले कर सकता है। तो इस तरह जो सेल्फ सरफेस रिसेप्टर थे उसकी ये तीन मेन क्लासेस थी, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। Now, thank you so much for this lecture.